हे योर फ्यूचर एमएनएस ऑफिसर्स। मैं आज आपको इस वीडियो में टिप्स बताऊंगी एमएनएस एग्ज़ामिनेशन के लिए कि आप कैसे अपना अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आप 11 सितंबर को अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम तो बाकी नहीं है, अराउंड 20 डेज़ लेफ्ट है। तो उसके लिए आप किस बेस्ट वे से पढ़ सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये ऑलमोस्ट सबको पता है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो मैं आपको वापस बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे 3 सेक्शंस होंगे जो 50 मार्क्स ईच होंगे। एक सेक्शन होगा साइंस का, एक जीके का, एक इंग्लिश का। एंड सबसे बेस्ट बात क्या है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर बाय चांस आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप वहाँ पे उस आंसर को मार्क कर सकते हैं। बट ये मतलब नहीं है कि आप आँख बंद करके कर दो। आपने अगर इतनी प्रिपरेशन की है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आप कर सकते हो। बट वन मोर थिंग, आपको गलती से भी एक क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। तो आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़ कर आनी है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो आई विल सजेस्ट यू टू फर्स्ट स्टार्ट अटेम्प्ट योर साइंस सेक्शन। बिकॉज अभी इस एमएनएस एग्ज़ामिनेशन को जितने भी बच्चे देने आ रहे हैं वो सब साइंस बैकग्राउंड से होंगे। तो हमने 10th तक साइंस पढ़ी है एंड 11th-12th में हमारे पास साइंस थी, तो हमें साइंस में ज़्यादा नॉलेज होगी सब रेदर देन जीके या इंग्लिश से। तो हमें ये चीज़ का रखना है कि हमें साइंस से एक क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, हमारा एक मार्क्स नहीं जाना चाहिए। बिकॉज साइंस में 50 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे। बायोलॉजी से क्वेश्चंस होंगे, फिज़िक्स और केमिस्ट्री से भी इतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आते हैं एमएनएस के पेपर में वो सारे के सारे 10th लेवल के होते हैं, क्लास 10th लेवल। बस बायोलॉजी में आप 11th या 12th लेवल में जा सकते हो, बट वैसे सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है 10th लेवल का, स्पेशली केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो आपको साइंस वाले पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें आपको बस ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन आ जाए। एंड जीके में आओ तो इतना जीके के लिए अभी आप सबसे पहले तो एक और चीज़, आपको इस चीज़ में नहीं जाना है, करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है। बिकॉज करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है, इतना नहीं आता है जितना मेन आपके में ये है कि आप एक जीके बुक ले लो कोई भी, उसमें से पढ़ो सीईओ के नेम, अपना इंडिया से रिलेटेड जितने भी है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी है, हमारे इंडिया में स्टेट्स के सीएम कितने हैं, ये सब सीएम का नेम पता होना चाहिए आपको। इन सब की चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट आवर प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्पोर्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि फ़ुटबॉल में कौन से कप्स होते हैं, ट्रॉफ़ीज़ होते हैं, क्रिकेट में कौन से कप ट्रॉफ़ीज़ होती हैं। इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। ट्विटर में का साइन जो बर्ड है, उस कौन सी बर्ड है वो, फेसबुक का सीईओ, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज़ आजकल सोशल मीडिया में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमें नॉलेज कुछ नहीं होता है। इसलिए आप इस चीज़ में ज़्यादा जाएँ रेदर देन करंट अफेयर्स के पीछे पढ़ने। बिकॉज करंट अफेयर्स से मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 50, और सारे मेन होते हैं जीके क्वेश्चंस। तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना। एंड वन मोर थिंग, करेंसी भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको करेंसी भी याद करनी पड़ेगी। फिर आ जाइए इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश में अगर आप आते हैं तो इंग्लिश में इतना हार्ड नहीं है। बिकॉज़ हम सब साइंस बैकग्राउंड से हैं, सब इंग्लिश मीडियम से भी हैं। हाँ, आई नो ज़रूरी नहीं है कि सब इंग्लिश मीडियम ही हो, बट हमें इतनी इंग्लिश तो आती है कि बेसिक नॉलेज पता हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले साइंस पोर्शन को अटेम्प्ट करें, देन इंग्लिश, फिर लास्ट में जीके करें। बिकॉज जीके बहुत फास्ट होती है, इतने कम टाइम में हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते। तो जीके के लिए आप जितना टाइम दे सकते हैं उतना बेस्ट रहेगा। साइंस के लिए टिप्स मैं बताऊँ, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स
टेंथ लेवल आएगी, मीन्स आपको टेंथ तक का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए। बट फॉर बायोलॉजी आपके लिए 11th एंड 12th के बायोलॉजी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बच्चे पढ़ते ही हैं बट प्लांट फिजियोलॉजी के पीछे भी पड़ जाते हैं। बट प्लांट फिजियोलॉजी में इतना डेप्थ में नहीं आते हैं क्वेश्चन। प्लांट फिजियोलॉजी में सिर्फ बेसिक नॉलेज आती है अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है जितना आपके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी है। बिकॉज ह्यूमन इज़ ऑल अबाउट अस, आवर बॉडी, अबाउट बॉडी फंक्शंस। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको क्लास 10 तक की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे चैप्टर्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। एंड ये रहे रिप्रोडक्शन यूनिट क्लास 12 फर्स्ट यूनिट, मीन्स आपको फ्रेश नॉलेज होगी अभी इस चीज़ के बारे में अगर आपने अभी 12th पास आउट किया है तो। रिप्रोडक्शन यूनिट इम्पॉर्टेंट है। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, इसके अंडर 2 चैप्टर्स हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाएं, बट आपको जनरल टर्म्स पता होनी चाहिए कौन सी यूज़ होती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11, जैसे मैंने आपको प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए बताया। एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये भी 10th तक का हमने पढ़ रखा है बट 11th में आपको भी पढ़ना पड़ेगा है। तो सेल साइकिल में जैसे मैंने अभी बताया बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में आपको जनरल टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, ऐसे ही सेल साइकिल में आपको जनरल टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, उनकी ड्यूरेशन क्या होती है, कौन सा फेज़ कब स्टार्ट होता है, कितने फेजेस होते हैं, मेटाफेज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ही है। मेटाफेज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। माइटोसिस, मियोसिस, डिफरेंस, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ना पड़ेंगे। इंग्लिश, जैसे मैंने आपको, हाँ, इंग्लिश में मैं बताना चाहूँगी कि इंग्लिश को ज़्यादा लाइटली भी नहीं लेना है और ऐसे भी नहीं रखना ओ इंग्लिश बहुत हार्ड आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में मैक्सिमम जो प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये सब आते हैं फिलिप्स के, उसमें आते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिलिप्स में आता है, और नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है आपका एमसीक्यू में, फ्रेजेस एमसीक्यू में आते हैं, बट प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ये सब आपके आएंगे फिलअप्स में। एंड बहुत इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपको अगर नॉर्मली अगर आपको नॉलेज है द का कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, एट, ऑन, इन सब का बस आइडिया होना चाहिए आपको, आप इजीली कर सकते हो इंग्लिश के पेपर को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। जम्बल्स भी आते हैं, तो मैं इनके लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी कि मेन क्वेश्चंस कैसे हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इंग्लिश के लिए भी आपको बेसिक ग्रामर के लिए नॉलेज होनी चाहिए। इनफैक्ट सब बच्चों को होती है, टेंस के बारे में सबको नॉलेज होती है कि कब कहाँ कैसे यूज़ होता है ना। तो यही। ओके, वन मोर थिंग, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। आप लोगों का 11 सितंबर को पेपर है, तो मैं आपको 10th तक पूरे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, साइंस से, जीके से एंड इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पेशली बायोलॉजी क्लास 11th एंड 12th क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी कि जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं पर चैप्टर मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। तो एनसीईआरटी मेन है, आप इधर उधर जाने से अच्छा बायोलॉजी की जो चैप्टर्स प्रोवाइड किए इन्हें पढ़िए लाइन बाय लाइन। आपको बस समझ आना चाहिए, ये मैंने रट्टा भी नहीं मारना, कुछ नहीं, समझ आना चाहिए। बिकॉज एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ये आ भी रखा है पिछले साल, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। थैंक यू एंड आई होप कि तुम सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, अपनी एग्ज़ाम को क्लियर करो। थैंक यू।